हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि ब्रांचेस या टाइप या सब फील्ड क्या होती हैं अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने ये दो टॉपिक कवर किए हैं लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि जो अकाउंटिंग की जाती है किस उद्देश्य से की जाती है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट रिकॉर्ड रखना एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है। बिजनेस के अंदर बहुत सारी लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। हर एक ट्रांजेक्शन को याद रखने के बिजनेसमैन के लिए तो संभव नहीं है, तो क्या करता है वो हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, जिससे क्या हो उसकी हर एक ट्रांजेक्शन है जो जब रिकॉर्ड की जाए तो उससे किसी भी तरीके की ओमिशन या फिर किसी भी तरीके का जो फ्रॉड है वो ना हो पाए। क्योंकि जब कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन का, तो उस केस में ओमिशन का मतलब कहते हैं कि भूल जाना, कि किसी भी तरीके की भूल की तो कोई यहाँ पे संभावना नहीं है और ना ही कोई फ्रॉड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड क्या सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं सबसे पहले उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर। अगर बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल है तो जर्नल इनफ रहेंगी रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन को। अगर बिजनेस का जो साइज है वो बहुत बड़ा है तो उस केस में फिर सब्सिडरी बुक्स की जो हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे जो साइज है बिजनेस का अगर है स्मॉल यानी कि छोटा साइज है तो जर्नल से काम चल जाएगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी बिजनेस के अंदर वो सारी की सारी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाएंगी। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो उसके लिए जर्नल इनफ नहीं रहेंगी। आगे जर्नल को वो सब डिवाइडेड कर दिया जाएगा सब्सिडरी बुक्स के अंदर। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सहायक। यानी कि सब्सिडरी बुक क्या करेंगी आगे जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती है ना बिजनेस के अंदर, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको इस तरीके से 8 टाइप की जो सब्सिडरी बुक के अंदर है जो रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बुक के अंदर जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सभी आ जाएंगी। परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज शामिल करी जाएंगी, क्योंकि अगर वो परचेज कैश में की गई है तो वो कैश बुक में आ जाएगी। अगर उधार में परचेज की गई है तभी वो परचेज बुक में है जो आएगी। सेल्स बुक में जो क्रेडिट में सेल की गई है, उधार में जो सेल की गई है वो शामिल की जाएगी सेल बुक में, क्योंकि अगर कैश में सेल की जाती है तो वो कैश बुक के अंदर आएगी। परचेज रिटर्न बुक जो यहाँ पे क्रेडिट परचेज की गई थी, अगर उसमें से कुछ रिटर्न कर दी गया गुड्स तो उन्हें परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल रिटर्न बुक में जो क्रेडिट में सेल की थी गुड्स, अगर वो गुड्स रिटर्न की गई है तो वो सेल रिटर्न बुक के अंदर है जो रिकॉर्ड की जाएंगी। बिल रिसेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में आती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर के अंदर उन एंट्रीज को लिखा जाता है जिनको इन 7 सब्सिडरी बुक में कहीं भी जगह नहीं मिलती। तो जो एंट्री जो बिजनेस ट्रांजेक्शन इन 7 बुक्स के अंदर 7 सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं रिकॉर्ड की गई उन्हें जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है ना, हर एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है जो रह ना जाए, छूट ना जाए, जो रिकॉर्ड ना की पाए। तो यहाँ पे जब जर्नल्स की जाती है, अगर बिजनेस का साइज बड़ा तो सब्सिडरी बुक बनाई जाती है, तो उसके बाद की जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन एक क्लास वर्ड से बना होता है। क्लास वर्ड से बना होता है। क्लास मतलब क्या होता है इसका, कि जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है ना उन सबको एक ही जगह पे रख दिया जाता है, जिसे हम लेजर्स बोलते हैं। ये जर्नल के बाद बनाई जाती है, क्योंकि पहले जर्नल एंट्री पास की जाती है। अगर बिजनेस का साइज बढ़ा तो सब्सिडरी बुक बनाई जाएगी,
उसके बाद क्लासिफिकेशन के टाइम पे जो लेजर अकाउंट है जो बनाए जाते हैं। लेजर अकाउंट में क्या होता है कि हर एक जो हमारे पास एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, उसका अलग अकाउंट बनता है। जैसे वेज अकाउंट अलग, सैलरी अकाउंट अलग, ऐसे ही जो परचेज अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, वो सभी अलग अलग अकाउंट है जो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो नेट प्रॉफिट को जानना कि क्या बिजनेस के अंदर इस साल नेट प्रॉफिट कमाया गया है या फिर लॉस सफ़र किया गया है। नेट प्रॉफिट या फिर लॉस जानने के लिए हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है। इसमें इसकी डेबिट साइड होती है और ये साइड इसकी क्रेडिट साइड होती है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे हमने डेबिट साइड पे दिखाने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जिसकी शुरुआत होती है वो ओपनिंग स्टॉक से होती है, टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है जो दिखाया जाता है। यहाँ पे आती है परचेज। परचेज में से हमने लेस करना होता है जो परचेज रिटर्न की जाती है। और यहाँ पे दिखाई जाती है क्रेडिट साइड पे सेल्स, और इसमें से लेस करते हैं हम जो सेल रिटर्न होती है। फिर यहाँ पे इसको नेट फिगर को दिखाया जाता है। ऐसे परचेज में से माइनस करके परचेज रिटर्न जो यहाँ पे नेट फिगर आएगी वो दिखाई जाएगी। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी दिखाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो फैक्ट्री से जुड़े होते हैं, जैसे फैक्ट्री लाइट वगैरह हो गया। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो सारे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं ना, तो बैलेंस शीट फिगर यहाँ तो यहाँ आएगी, यहाँ इस साइड आएगी। अगर बैलेंस शीट फिगर यहाँ आती है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की आती है, अगर बैलेंस शीट फिगर यहाँ आती है तो ये ग्रॉस लॉस की आती है। तो ये अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग करते हैं ना, वो इसी बैलेंस से करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो यहाँ पे हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट से इसकी शुरुआत कर देनी है। अगर ग्रॉस लॉस आया है तो यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस से इसकी स्टार्टिंग कर देनी है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाए जाएंगे, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होंगी वो सारी क्रेडिट साइड दिखाई जाएंगी। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा दी। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर आती है डेबिट साइड पे तो आता है ये नेट प्रॉफिट, अगर यहाँ पे आते तो ये आता है नेट लॉस। तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके क्या यहाँ से रिजल्ट पता किया कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना नेट प्रॉफिट कमाया गया है या फिर कितना है जो नेट लॉस सफ़र किया गया है। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, जबकि लॉस क्या कहता है, सफ़र किया जाता है, वो झेला जाता है। वो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं, फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लगाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो ऑफिस से जुड़े होते हैं। तो जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन है जो प्राप्त होती है कि बिजनेसमैन को, कि कितनी गुड्स परचेज की गई है एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, और कितनी गुड्स है जो सेल कर दी गई है पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, और कितना अभी अनसोल्ड स्टॉक रह गया है। यानी कि जरूरी नहीं होता कि जितनी गुड्स परचेज की जाती है वो सारी सेल हो जाए, कुछ स्टॉक रह जाते हैं। तो कितना स्टॉक है जो अभी अनसोल्ड है, जो सेल नहीं हुआ, वो कितना है, तो ये हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। तो जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना जाता है तो बिजनेसमैन को इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है कि कितनी गुड्स परचेज की गई है पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, कितनी गुड्स है जो सेल कर दी गई है पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, और कितना अभी स्टॉक है जो अनसोल्ड है, जो अभी तक सेल नहीं हुआ, सेल करना बाकी है, और कितना अमाउंट है जो खर्च कर दिया गया एक्सपेंडिचर्स के रूप में, और कितना है जो कमा लिया गया है रिवेन्यू के रूप में। वो सारा हमें पता चल जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है बिजनेसमैन को, वो उसका इस्तेमाल करके इफेक्टिव कंट्रोल कर पाता है खर्चों के ऊपर। जितने भी एक्सपेंडिचर उसको लगते हैं ना भी अननेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हो गया, उनको क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है।
नेक्स्ट आता है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या करना पड़ता है बिजनेसमैन को, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्योंकि बैलेंस शीट की हेल्प से ही पता चल पाता है कि एक बिजनेस के अंदर कितनी असेट्स हैं, कितनी कैपिटल और कितनी लायबिलिटी है। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जानना काफ़ी नहीं होता एक बिजनेसमैन के लिए, उसको फाइनेंशियल पोजीशन भी जाननी पड़ती है, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो इसके लिए वो क्या करता है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो बैलेंस शीट होती है इसमें दो साइड होती है, एक तो होती है लायबिलिटी साइड और दूसरी होती है असेट साइड। इसमें क्या होता है कि असेट साइड पे जितनी भी असेट्स होती हैं ना, वो सभी असेट्स दिखाई जाती हैं, करंट असेट हो, नॉन करंट असेट हो, सारी यहाँ पे आ जाती है। लायबिलिटी साइड पे क्या होते हैं, जितनी भी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, वो सभी आ जाएंगी यहाँ पे कि करंट लायबिलिटी कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है और इसके अलावा कैपिटल कितनी है, ये भी हमें पता चल जाती है बैलेंस शीट की हेल्प से। तो जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है और हमें पता चल जाता है कि कितना पैसा हमने डेटर से रिकवर करना है और कितना पैसा क्रेडिटर्स को पे करना है और कितना बिजनेस के अंदर कैश इन हैंड पड़ा है, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक है और फिक्स्ड असेट है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट बनाने से ही पता चलती है। नेक्स्ट आता है टू पोर्ट्रे द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस है जो अपनी जो करंट लायबिलिटी है उसको टाइम पे करने के कितने के लायक है, वो बताती है लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस की। अगर एक बिजनेस टाइम पे अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर देता है तो उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अच्छी है। अगर एक बिजनेस टाइम पे अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता ना, तो उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, खराब है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है, ऐसी लायबिलिटी जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर अंदर जिसे पे करना होता है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर कवर किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की पेमेंट जो होती है वो 1 साल के अंदर अंदर है जो करनी पड़ती है। तो जो अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लिक्विडिटी पोजीशन को पोर्ट्रे होता है दर्शाना कि एक बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो इसके लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसमें कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है हमें पता चल जाता है। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें तीनों एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस का मेन काम है ना, जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी आएंगी वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितना असेट्स में इन्वेस्ट किया गया, कितना आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पता चल जाता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी, कितना आउटसाइड पार्टी से पैसा उधारा लिया गया है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी से पता चलता है। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उससे कितना एक्चुअल में कैश का इनफ्लो हुआ है, यानी कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, ये हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। तो कितना टैक्स बनता है, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कितना टैक्स है जो बनेगा इस साल। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हमें प्राप्त हो जाएगी अकाउंटिंग से। जब भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वैल्यू एडेड टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो और एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो, तो जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कारण से अकाउंटिंग है जो ज़रूरी हो जाता है बनाना एक बिजनेस के लिए। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र, कि जो यूज़र होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, जो यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं, उन्होंने फैसला लेना होता है। तो अकाउंटिंग करने से जो भी रिजल्ट प्राप्त हुए हैं वो सभी रिजल्ट है जो कम्युनिकेट कर दी जाती हैं इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, जैसे ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक
एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सभी इन सबको क्या किया जाता है, ये बता दिया जाता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि अकाउंटिंग के रिजल्ट्स क्या हैं। जो ये इंफॉर्मेशन होती है ये हेल्प करती है साउंड और जुडिशियस डिसीजन लेने के लिए बिजनेस एंटिटी के बारे में, क्योंकि जो ये पार्टीज होती हैं इनको क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो इंफॉर्मेशन इन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, अकाउंटिंग की हेल्प से ही प्राप्त होती है। तो इस कारण से जो अकाउंटिंग है वो जरूरी हो जाती है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों की ऑब्जेक्टिव के अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कि यूज़र कौन से होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के और उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की, यानी कि कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इस टॉपिक को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।